हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम देखेंगे प्राकलन समिति, संसद की वित्तीय समिति हम देख रहे थे। कल हमने इससे पहले लोक लेखा समिति देखी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखेंगे प्राकलन समिति। ठीक है दोस्तों, वो प्राकलन समिति संसदीय वित्तीय समिति में सबसे बड़ी समिति है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सबसे बड़ी समिति है। तो चलिए इसके टॉप 20% देखते हैं और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, जॉन मथाई की सिफारिश पर किस समिति का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जॉन मथाई वित्त मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने सिफारिश की थी समिति बनाने की। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी समिति बनाई फिर इनके सिफारिश पर, तो दोस्तों प्राकलन समिति बनाई। ठीक है, प्राकलन समिति जॉन मथाई की सिफारिश पर गठित की गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्राकलन समिति का गठन कब किया गया। तो दोस्तों प्राकलन समिति का गठन कब किया गया, तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में प्राकलन समिति का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, तो 1950 इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, तो 1950। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, प्राकलन समिति के प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है दोस्तों, तो प्रमुख कार्य दोनों हैं, ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो उसका उत्तर सी सही होगा, दोनों। ठीक है, बजट में सम्मिलित प्राकलनों की जांच करना और सार्वजनिक व्यय में किफ़ायती के लिए सुझाव देना, मतलब जिससे व्यय कम हो। ठीक है दोस्तों, यह व्यय कम करने के लिए सुझाव देती है। ठीक है, खर्च कम हो मतलब। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्राकलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो प्राकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो दोस्तों जब ये बनी समिति तब 25 थे और वर्तमान में कितने हैं, ये अभी भी 30। ठीक है दोस्तों, ये 30 सदस्य हैं। ये 1956 में किए गए। ठीक है, 1956 से पहले 25 थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्राकलन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्राकलन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों देखिए लोक लेखा में हमने देखा कि जो प्राकलन समिति का अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का नेता होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर सत्ताधारी दल का नेता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखना, समिति का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से नियुक्त करेगा और वह बिना अनुपवाद के रूप से सत्ताधारी दल का ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो सत्ताधारी दल का। ठीक है, तो यहाँ पर लोक लेखा में इसमें अंतर है काफ़ी। ठीक है, देखिए यहाँ पर संख्या भी उसमें 22 है, इसमें 30 है। इसमें लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं, उसमें दोनों के होते हैं। ठीक है, और उसमें विपक्ष का नेता होता है अध्यक्ष, और यहाँ पर सत्ता दल का। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है, मितव्ययिता समिति किसे कहा जाता है। तो दोस्तों प्राकलन समिति को मितव्ययिता समिति कहा जाता है, क्योंकि ये कम खर्च करने के लिए ही कार्य करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्राकलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है दोस्तों, तो प्राकलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, अभी हमने बताया था कि जो प्राकलन समिति का अध्यक्ष है लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसके द्वारा 19 सदस्यों में से, लोकसभा सदस्यों में से उसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा अध्यक्ष नियुक्ति करता है। ठीक है दोस्तों, सदस्यों में से ही चुनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जॉन मथाई प्राकलन समिति के गठन की जब सिफारिश की तब किस पद पर थे, मतलब यह प्रश्न का जब जॉन मथाई ने प्राकलन समिति बनाने की सिफारिश की तब वे किस पद पर थे। ठीक है दोस्तों, तो वे वित्त मंत्री थे। ठीक है, वित्त मंत्री के पद पर थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राकलन समिति के मूल समिति में कितने सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, जब प्राकलन समिति बनी, मतलब मूल समिति थी प्राकलन समिति, ठीक है 1950 में, तब कितने सदस्य थे, तो 25 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, और फिर ये 1956 में बढ़ाकर 30 कर दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, और अभी भी 30 है, सबसे बड़ी समिति है ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राकलन समिति के सदस्यों की संख्या किस वर्ष 30 कर दी गई। ठीक है दोस्तों, तो 30 किस वर्ष कर दी गई, 1956 में 30 कर दी गई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कितने सदस्य, ठीक है, समिति के सदस्य होते हैं। ठीक है, समिति के सदस्य होते हैं, समिति के सदस्य होते हैं। प्राकलन समिति के लोकसभा के कितने सदस्य
समिति के सदस्य होते हैं या प्राकलन समिति के सदस्य, तो कितने होते हैं, तो 30 होते हैं दोस्तों, ठीक है। सभी के सभी लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, ठीक है। राज्यसभा से कोई नहीं होता है, 0 है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ठीक है दोस्तों। तो प्राकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये होता है दोस्तों 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि लोक लेखा समिति के सदस्यों का भी 1 वर्ष का ही कार्यकाल होता है, ठीक है दोस्तों। और इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, मतलब उनके सदस्य 0, ठीक है। और जो उसके सदस्यों का चुनाव होता है प्रतिवर्ष लोकसभा द्वारा इसके सदस्यों में से ही किया जाता है, ठीक है। इसमें कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, वह समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, मंत्री समिति का या मंत्री परिषद का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है, जैसे लोक लेखा में था, ठीक है। मंत्री समिति का या मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य इसका सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है, ठीक है दोस्तों। तो लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस समिति को सतत किफ़ायती समिति, ठीक है दोस्तों। तो सतत किफ़ायती समिति के रूप में वर्णित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो किस समिति को सतत किफ़ायती समिति के रूप में वर्णित किया जाता है, तो प्राकलन समिति को सतत किफ़ायती समिति के रूप में वर्णित किया जाता है। क्यों, क्योंकि समिति का जो कार्य है बजट में सम्मिलित प्राकलनों की जांच करना है, ठीक है, और सार्वजनिक व्यय किफ़ायत के सुझाव देना, ठीक है दोस्तों। तो सार्वजनिक व्यय में किफ़ायत मतलब जिससे सार्वजनिक व्यय में कमी हो सके, ठीक है। इसीलिए इसे जब वो सुझाव देता है कमी करने के लिए सार्वजनिक किफ़ायत व्यय में, ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या बोलता है, सतत किफ़ायती समिति, ठीक है, के रूप में भी वर्णित किया जाता है या कहा जाता है, ठीक है। तो प्राकलन समिति को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, प्राकलन समिति बजट प्रकरणों की जांच कब कर सकती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कब कर सकती है, तो ये कर सकते हैं जब संसद में मतदान हो चुका हो, ठीक है दोस्तों, इससे पहले नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए लोकसभा में मतदान हो चुका हो और राज्यसभा में मतदान हो चुका हो, ठीक है। यदि ये ऑप्शन है तब भी आप संसद को ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि संविधान में संसद ही है, ठीक है। यदि संसद ना हो तो आप लोकसभा लगाएंगे, क्योंकि सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्राकलन समिति बजट प्रकरणों की जांच कब कर सकती है, तो वह जब संसद में मतदान हो चुका हो, ठीक है दोस्तों, उसके बाद ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, कौन बजट प्रकरणों की जांच करता है, ठीक है दोस्तों। प्राकलन समिति बजट प्रकरणों की जांच करती है, ठीक है। और जब बजट प्रकरणों की जांच करती है फिर क्या कहती है वो, कि जो सार्वजनिक व्यय है वो कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कम के लिए ही सुझाव देती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, प्राकलन समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी सदस्य नहीं होता, ठीक है, ये हमने बताया है। 30 के 30 कौन से सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। 30 की सीट लोकसभा की, ठीक है, लोकसभा। और राज्यसभा 0, ठीक है। तो राज्यसभा से 0 सदस्य होते हैं, मतलब कोई भी सदस्य नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, संसद में प्राकलन किस रूप में प्रस्तुत होगा, इस बारे में सुझाव कौन देता है, ठीक है दोस्तों। तो संसद में प्राकलन, ठीक है, किस रूप में प्रस्तुत होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि संसद में प्राकलन किस रूप में प्रस्तुत हो या होगा, इस बारे में सुझाव कौन देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकलन समिति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, कौन सी समिति संसद द्वारा निर्धारित नीतियों पर प्रश्न नहीं कर सकती। प्रश्न का मतलब है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, यहाँ इसका मतलब है प्रश्न, ठीक है, प्रश्न नहीं कर सकती, ठीक है दोस्तों। तो कौन सी समिति संसद के कार्यों पर प्रश्न नहीं कर सकती, तो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, प्राकलन समिति संसद द्वारा निर्धारित नीतियों पर प्रश्न नहीं कर सकती, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो आखिरी क्वेश्चन है।
तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है, चलिए इसे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन, पहला ऑप्शन है, इसकी अनुशंसाएँ परामर्श के रूप में होती है, मंत्रालय पर बाध्यकारी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो परामर्श के रूप में होती है, मतलब यहाँ पर वो एडवाइस दे सकता है, बाध्य रूप से, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता बात। ठीक है, तो मंत्रालय पे बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये प्रतिवर्ष केवल कुछ ही मंत्रालयों का क्या करता है, चयन करता है और उन विभागों की जांच करती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार चक्रानुक्रम में सभी मंत्रालयों की जांच में वर्षों लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला स्टेटमेंट है, इसे सीएजी, ठीक है, इसे सीएजी की विशेषज्ञतापूर्ण सहायता नहीं मिल पाती, जो कि लोक लेखा समिति को उपलब्ध रहती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सीएजी, ठीक, कैग, सीएजी की क्या नहीं मिल पाती, विशेषज्ञतापूर्ण सहायता नहीं मिल पाती। ठीक है, तो इसके जो हमारा है वह डी सही। ठीक है, तीनों सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न प्राकलन समिति से जुड़े। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर अगली वीडियो में हम देखेंगे सार्वजनिक उद्यम समिति। ठीक है, या उपक्रम समिति। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, नमस्कार।